गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आइए, जैसा कि कल आपने परासरण दाब और उसका निर्धारण कैसे करेंगे और साथ ही परासरण दाब के न्यूमेरिकल्स क्या हैं उस पर आपने अध्ययन किया। आज हम चलते हैं आपको लिए हुए एक नए टॉपिक पर, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सब इसको जानने से पहले आइए हम इसको कई खंडों में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्प अर्थात वेपर क्या है, फिर वाष्प दाब अर्थात वेपर प्रेशर क्या है, फिर हम देखते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो माना हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हम शुद्ध विलायक जैसे कि जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां भी द्रव होता है उसके ऊपरी सतह पर या उसके ऊपरी पृष्ठ पर वही द्रव होते हैं, द्रव के अणु होते हैं जिनके पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और जिन अणुओं के पास, पृष्ठ के जिन अणुओं के पास गतिज ऊर्जा अधिक होती है वे पृष्ठ को छोड़ करके वायुमंडल में जाने लगते हैं, अर्थात उसमें विलीन होने लगते हैं। तो आप देखते हैं कि पृष्ठ के अणु लगातार वायुमंडल में जा करके विलीन होते जाते हैं। इनको हम वाष्प कहते हैं, इनको वाष्प कहते हैं, अंग्रेजी में इनको वेपर कहते हैं। तो इस प्रकार पृष्ठ के अणुओं का वायुमंडल में जाकर विलीन होना, उन अणुओं को हम वाष्प कहते हैं और इस घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको वेपराइजेशन कहा जाता है, इनको वेपराइजेशन। तो जैसा कि आप प्राय अपने जीवन में भी बहुत से तमाम उदाहरणों को देखते होंगे, यदि कहीं कोई गड्ढा है, तालाब है और वहां किसी कारणवश भी पानी इकट्ठा है, एकत्र है, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वह पानी विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि गड्ढा या वह तालाब सूखा हुआ मिलता है। हम मानते हैं कि उपस्थित जल की कुछ मात्रा लीचिंग हुई होगी, नीचे गई होगी, लेकिन अधिकांश मात्रा जानते हैं कहाँ गई है? वह वायुमंडल में विलीन हो गई है, वायुमंडल में चली गई है। और इस प्रकार से इसी घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। अगर इसको और ढंग से देखना हो तो आप एक बाल्टी में पानी भर कर रख दीजिए या एक लोटा में पानी भर के रख दीजिए, तो क्या आप पाते हैं कि वह पानी सदैव वैसे ही बना रहता है? जी नहीं। आप कुछ भी मत करें तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि बाल्टी में जो पानी था या लोटे में जो पानी था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक दिन ऐसा आता है वह पानी अपने आप विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आखिर वे पानी के अणु गए कहाँ? जाहिर सी बात है कि वाष्प में बदल करके वायुमंडल में विलीन हो गए। इसी प्रकार जब हम किसी फर्श को धोते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फर्श सूख जाता है, तो प्रश्न ये उठता है कि वो अणु गए कहाँ द्रव के? तो वहां भी यही वाष्पीकरण की घटना होती है। अब आइए हम इससे आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अब वाष्प दाब क्या है। अब इसको हम आइए देखते हैं। अब इसी पात्र को हम बंद कर दें। जो पात्र अभी खुला था, जहां से अणु हमारे वायुमंडल में जा रहे थे, अब इसी पात्र को हम बंद कर देते हैं और एक ऐसा पात्र लेते हैं जिसे हम बेलजार भी कह सकते हैं, यानी ऐसा पात्र है जो बंद है, यानी कोई भी अणु इससे बाहर नहीं जाता। अब इसमें हम शुद्ध विलायक जैसे जल लेते हैं, तो अब भी वाष्पन की क्रिया होती है, अर्थात यहाँ जल के अणु अब भी वाष्पित होते हैं अर्थात जाते हैं, लेकिन चूंकि पात्र बंद है
तो ये बाहर नहीं जा सकते। अतः बर्तन की जो भीतरी सतह है या दीवार है वहीं पर इनके अणु इकट्ठा होने लगते हैं, वाष्प के अणु यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पर वाष्प के अणुओं की मात्रा या सांद्रता बहुत अधिक हो जाती, ज्यादा हो जाती है, तब जो विलायक के और अणु आ रहे हैं अर्थात जिनका वाष्पन हो रहा है उनको ये पहले से उपस्थित वाष्प के अणु आने से रोकते हैं, अर्थात विलायक के और अणुओं को आने से रोकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक दाब डाला गया होगा जिसके कारण ही विलायक के और अणुओं का जाना रुक रहा है। तो इसी दाब को यानी वाष्प द्वारा विलायक के और अणुओं पर डाले गए दाब को हम कह सकते हैं वाष्प दाब। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसको कहा जा सकता है, यानी वाष्प के अणुओं द्वारा विलायक के और आने वाले अणुओं पर डाले गए दाब को ही कहते हैं वेपर प्रेशर। किसी भी विलायक का अगर विलायक हम बदल दें तो विलायक का जो वाष्प दाब होता अलग अलग होता है। सभी विलायकों का वाष्प दाब समान नहीं होता है, सभी विलायकों का वाष्प दाब अलग अलग होता है। अब आइए हम अगले स्टेप में इसमें चलते हैं वाष्प दाब का अवनमन जानने के लिए। अब इसी बेल जार में बजाय हम विलायक के अब हम विलयन ले लेते हैं। ध्यान रहे उसी शुद्ध विलायक में अर्थात जल में अब हम विलेय घोल देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विलयन। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जिस विलेय को आप घोल रहे हैं वह अवाष्पशील हो, यानी जिसमें अवाष्पशील विलेय होना चाहिए जो उड़े ना। अंग्रेजी में इसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं, जिसमें वाष्पन क्रिया न हो, खुद विलेय में ना हो। तो अब हम विलायक में, शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलकर विलयन बना लेते हैं। अब ये विलयन हो गया। अब हम देखते हैं अब क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि अब भी जैसे पहले शुद्ध विलायक लिए थे तब हम देखते थे कि विलायक के अणु वाष्प में बदल करके बर्तन की निचली सतह पर एकत्र हो रहे थे और थोड़ी देर बाद आने वाले शेष अणुओं पर दाब डाल रहे थे। अब देखने में आता है कि अब भी विलयन के जो ये विलयन है, विलयन में जो विलायक के अणु हैं, क्योंकि विलेय यहाँ अवाष्पशील है वो नहीं उड़ सकता है, तो जो विलायक के अणु हैं अब भी वो जाते हैं, वाष्पित होते हैं और ऊपर जा करके जमा होते हैं। देखने में यह आया है कि पहले की अपेक्षा अर्थात विलायक जब हमने लिया था तो वहां पर वाष्प की मात्रा अधिक बनी थी, लेकिन जब इसमें हमने किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल करके विलयन बना दिया तब वाष्प की मात्रा कम बनती है। जब वाष्प की मात्रा ही कम बनेगी तो पहले की अपेक्षा वाष्प द्वारा डाला गया दाब भी कम होगा, अर्थात वाष्प दाब कम होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं विलायक की अपेक्षा जब विलयन में हम आते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये कब कम होता है, जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, उसे ही कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन माने गिरना, कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान रहे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और जबकि विलयन जिसमें कि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला है उसका वाष्प दाब कम होता है। तो इस प्रकार हम कमी देखते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो परिभाषा क्लियर हो जाना चाहिए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, लेकिन यदि इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल करके
इसे विलयन बनाया जाए तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में आई इसी गिरावट को या कमी को ही कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम अगले स्टेप में चलेंगे, इसका सूत्र देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। अगले स्टेप में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम वाष्प दाब अवनमन का सूत्र क्या हो सकता है। तो माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कैपिटल P है और जब उसमें कोई विलेय पदार्थ घोल करके अर्थात विलयन बना दिया जाता है तो उसका दाब मान लिया जाता है PS है, सोल्यूशन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इस प्रकार से वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन यह बराबर हो जाएगा P माइनस PS। यहाँ हम आपेक्षिक अवनमन की गणना करना चाहते हैं तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यह बराबर हो जाएगा P माइनस PS बटे P। यही प्रकार का इसका सूत्र हमको प्राप्त हो गया। तो सवाल एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि वाष्प दाब में कितनी गिरावट आई। तो इसके लिए एक राउल्ट का नियम है, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया कि हम कैसे जानेंगे कि वाष्प दाब में कितनी गिरावट आई अर्थात कमी आई। उन्होंने बताया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता, प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है, बराबर होता है। अब इसे अगर हम सूत्र में हम कन्वर्ट कर लें तो हम समझ सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ ध्यान रहे विलेय का मोल प्रभाज होगा, विलेय का मोल प्रभाज। अब आपको हमने बताई है, अतः इसको हम लिख सकते हैं P माइनस PS बटे P बराबर विलेय का मोल प्रभाज। आपको पता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या, तो N बटे N प्लस कैपिटल N, जहां N विलेय के मोलों की संख्या है और N प्लस N यह विलयन के मोलों की संख्या है, जिसमें स्मॉल n विलेय हुआ मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या हुआ, विलायक के मोलों की संख्या। इसे हम मोलों की संख्या को हम कन्वर्ट कर सकते हैं भार, अणुभार में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं W बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे स्मॉल w प्लस कैपिटल। इस तरह से एक नया सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि विलयन टन हो, यदि विलयन टन हो तो जाहिर सी बात है कि यदि विलयन तनु है तब उसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम होगी, उसे हम नगण्य मान सकते हैं, उसे हम छोड़ सकते हैं। तब यह सूत्र जो है कन्वर्ट हो सकता है इस तरह से P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w बटे m बटे स्मॉल w बटा m प्लस कैपिटल जो W बटे m था। अब यहाँ पर हम इसको नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्टेबल मान लेते हैं। तो स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W बटे कैपिटल m। तो ये सूत्र हो सकता है या P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। जहां ध्यान रहे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भी देखेंगे। P विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल w विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, स्मॉल m विलेय का अणु भार है और कैपिटल M विलायक का अणु भार है। तो इस प्रकार से हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। वाष्प दाब अवनमन की सहायता से हम किसी भी
पदार्थ का जो कि बिलियन में जिसका बना हुआ है, विलायक में जो घुला हुआ है, उसका हम अणुभार की भी गणना कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ का विलयन है, अर्थात कौन सा विलेय पदार्थ जो कि अज्ञात है, जिसे हम नहीं जानते हैं, उसे हम जान सकते हैं। पहले अणुभार की गणना कर लेंगे, फिर अणुभार जान जाएंगे कौन सा पदार्थ का विलयन है, अर्थात कौन सा विलेय पदार्थ विलायक में घोला गया है। इससे हम आसानी से गणना कर सकते हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं भी हैं। सीमा यह है कि राउल्ट का नियम सदैव तनु विलयन के लिए ही लागू होता है। अगर विलयन शांत है अर्थात गाढ़ा है तो राउल्ट के जो नियम है उसमें विचलन देखा गया है, अर्थात कमी देखी गई, त्रुटि देखी गई। और ध्यान रहे कि यहाँ पर राउल्ट का नियम उसी विलयन के लिए लागू होता है जहां पर विलयन बनाते समय किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को ही लिया गया, अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ ही लिया जाना चाहिए राउल्ट के सूत्र के लिए। तो हम अगले स्टेप में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो मान लीजिए एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, 18 ग्राम ग्लूकोज को यानी यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वो ग्लूकोज है, जिसे हम विलेय पदार्थ के भार को व्यक्त करते हैं स्मॉल w से। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में यानी यहाँ जल क्या है, विलायक है, तो उसके भार को हम कैपिटल W व्यक्त करेंगे। तो 100 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया गया। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो 17.53 मिमी है। तो शुद्ध जल अर्थात विलायक का जो वाष्प दाब है वो 17.53 मिमी है। लेकिन जब इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया तब इसका वाष्प दाब घट करके 17.22 मिमी हो गया। तो विलयन का अब वाष्प दाब कितना हो गया, 17.22 मिमी हो गया। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि अणुभार की गणना करना है। तो अणुभार की गणना करना है कि कितना ग्लूकोज का अणुभार यहाँ पर आता है। तो चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। तो यहाँ पर कैपिटल M अभी मान यहाँ हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो कैपिटल M क्या होता है, विलायक का अणुभार होता है। तो विलायक यहाँ पर कौन है, जल है। तो विलायक का जो अणुभार अर्थात जल का जो अणुभार है वो 18 है, हमें आपको पहले से ही मालूम है। तो हम आराम से यहाँ पर मान रख सकते हैं। तब मान हमारे पास है 17.53 माइनस 17.22 और फिर सूत्र है P माइनस PS बटा P, फिर P का मान हम यहाँ रख देंगे 17.53, फिर बराबर हो जाएगा स्मॉल w यहाँ दिया है 18, कैपिटल W भी यहाँ है 18 बटे स्मॉल m आपसे पूछा जा रहा है और कैपिटल W यहाँ पर 100 ग्राम है। तो अगर हम इसको घटा देते हैं तो या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो घटाने के बाद जो मान आएगा 1, फिर यहाँ 0.31 आया और फिर 18 गुणे 18 और बटे m गुणे 100। अब यहाँ पर जब हम m को बाहर करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, हम आइए ऊपर देखते हैं। यहाँ पर हम इस खाली स्थान पर m को हम बाहर करते हैं तो या m बराबर हो जाएगा, ध्यान दें m कहाँ है, नीचे है। तो इसका जो साथी है वो चूंकि m अब ऊपर जा रहा है तो इसके साथी जो है नीचे होंगे, बाकी मान ऊपर होंगे। तो 17.53 गुणे 18 गुणे 18 बटे 0.31 गुणे 100। तो जब इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर इसको काट और पीट कर हम हल करते हैं तो जो है 183 आता है।
तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो अणु भार आता है वो कितना आ रहा है 100। स्वागत है पुनः। आइए हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लगाते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का भारानुसार 6% का जलीय विलयन बनाया गया है। 6% जलीय विलयन तैयार किया गया है किसका? यूरिया का। तो यहाँ पर जो यूरिया अर्थात विलेय पदार्थ हुआ, जो यूरिया की मात्रा हो गई प्रतिशत के अनुसार 100% के अनुसार, चूंकि विलयन 100% है तो उसमें हम यूरिया की जो मात्रा हो गई स्मॉल w जो कि विलेय है ये 6 ग्राम हमने मान लिया क्योंकि 6% जलीय विलयन है यूरिया का। तो अब शेष भाग अगर 100% विलयन है, 100 यानी 100 है, कोई विलयन 100 ग्राम अगर है तो उसमें अगर 6 ग्राम विलेय हो गया तो शेष विलायक होना चाहिए। तो हम 100 में से 6 को घटा देंगे तो ये बनता है 94 ग्राम, तो विलायक हो गया। अब इसके बाद जो विलायक है जल है उसका जो वाष्प दाब दिया गया है वो 31.70 मिमी दिया गया, यानी विलायक का जो वाष्प दाब है जल 31.70 मिमी है। जब विलयन बनाया गया तब इसका वाष्प दाब निश्चित तौर पर घटा होगा। अब वह जो वाष्प दाब घटने के बाद है विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिमी है, यानी पीएस का मान जो है 31.13 मिमी है। अब हमें यहाँ पर अणुभार की गणना करनी है, यूरिया के अणुभार की गणना करनी है। तो यानी हमको स्मॉल एम पुनः निकालना है। अब एक मान यहाँ केवल शेष रह जाता है वो कैपिटल एम, जो कि चूंकि जल यहाँ पर विलायक के रूप में है तो उसका अणुभार 18 होता है। अब हम आराम से उसी पैटर्न पर सूत्र पर लगा सकते हैं। P माइनस पी एस बटे P बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल एम बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल W। मान अब यहाँ पर रख देते हैं। P जैसा देख रहे हैं आप 31.70 है, ऋण PS आप देख रहे हैं 31.13 है बटे फिर 31.70 बराबर स्मॉल w यहाँ दिया है 6, कैपिटल यम जो है 18 है और बटे स्मॉल यम पूछा जा रहा है और कैपिटल w का जो मान है वो 94 है। तो जब हम इनको हल करते हैं तो जो स्मॉल यम का मान हमारा यहाँ आता है वह मान आता है 63.9, लगभग 64 के आसपास। तो इस प्रकार से यूरिया का जो अणुभार है वो 63.9 है। ध्यान रहे अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है।